नमस्कार। मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इतिहास के सोर्स इतिहासकार जी.एस. सरदेसाई की किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास भाग 2, इतिहासकार डॉक्टर एच.एन. सिन्हा की किताब राइज ऑफ द पेशवास। 18 अगस्त 1700 ईस्वी को बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ। वह पेशवा बालाजी विश्वनाथ का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम राधाबाई था। बाजीराव को युद्ध तथा कूटनीति का प्रशिक्षण अपने पिता से ही प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप वह अल्पायु में ही अपने पिता के साथ सैनिक अभियानों में साथ रहा था। अपने पिता के पेशवाई काल में अंतिम 2 वर्षों में वह उनके अधीन एक प्रमुख सैनिक अधिकारी के पद पर था और उसने उस रूप में मुग़ल बादशाह फारूक शेर के दिल्ली दरबार में हुई घटनाओं को देखा था। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ की अचानक मृत्यु के समय बाजीराव की आयु 19 वर्ष की थी। छत्रपति साहू, जो मानवोचित गुणों के पारखी थे, बाजीराव को पेशवा नियुक्त करने का निर्णय ले लिया। छत्रपति साहू के इस निर्णय का उनके अनुभवी सरदारों ने, जिसमें श्रीपतराव प्रतिनिधि, आनंदराव सामंत, नरोराम मंत्री, खादेराव दामादे, कनौजी भोसले आदि ने घोर विरोध किया। साहू ने इन विरोधियों से अपना विरोध समाप्त कर बाजीराव को पेशवा बनाने के निम्न 2 कारण बताए। पहला कारण बाजीराव की योग्यता, दूसरा दिवंगत बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं का ऋण को चुकाना। छत्रपति साहू ने अपने निर्णयानुसार बाजीराव प्रथम को दिवंगत बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के ठीक 15 दिन पश्चात 17 अप्रैल 1720 ईस्वी को पेशवा पद पर नियुक्त कर दिया। इस हेतु एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बाजीराव को पेशवा पद के प्रदान किए गए। जिस समय बाजीराव ने पेशवा का पद ग्रहण किया, उस समय संभाजी द्वितीय कोल्हापुर में मराठा राजा था और समय समय पर शाहू के विरोध में उसने अधिकारों का दावा किया था। छत्रपति साहू के मराठा सरदारों में अभी तक पेशवा की स्थिति सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकी थी। कोंकण में मराठा सत्ता कर विरोध अभी भी सिद्दीकी एवं पुर्तगाली करते थे। अंग्रेज सरकार छत्रपति साहू की अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे तथा मराठा शक्ति अभी तक दक्षिण तक ही सीमित थी। निजाम मुल्क आसफ जहां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इससे मराठों के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार नवयुवक पेशवा की कठिनाइयां कम न थीं। इन परिस्थिति में पेशवा बाजीराव ने अपना ध्येय को स्पष्ट कर लिया था। उसका प्रथम लक्ष्य था कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जावे जिससे विभिन्न मराठा सरदार निर्भर करें और इस निर्भरता के कारण एक दूसरे के साथ सहयोग करें। उसका विचार था कि यदि एक जागीर पर 2 सरदारों का अधिकार होगा तो उन दोनों सरदारों में से कोई भी एक उस जागीर का मालिक नहीं बन सकेगा और इस प्रकार मराठा सरदारों की पृथकता की भावना पर अंकुश लग सकेगा। इस प्रश्न पर उसका मराठा सेनापति त्रिम्बकराव से झगड़ा भी हुआ। निजाम से पेशवा बाजीराव का प्रथम संपर्क 1721 ईस्वी में हुआ। मुगल दरबार में सैयद भाइयों की नींद से असंतुष्ट होकर निजाम स्वेच्छा से दक्षिण भारत चला आया और उसने दक्षिण के सूबेदार तथा हुसैन अली के पुत्र आलिम अली को परास्त करके दक्षिण के 6 सूबों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी वर्ष सैयद भाइयों का पतन हो गया और निजाम ने 1719 ईस्वी में मुगलों एवं मराठों के बीच हुई संधि के अनुसार मराठों को दक्षिण के सूबों की चौथ एवं सरदेशमुखी देने से इनकार कर दिया। परंतु जब पेशवा बाजीराव ने निजाम की सेना को परास्त कर दिया, तब 1721 ईस्वी में निजाम ने पेशवा बाजीराव से भेंट की और बीदर की चौथ तथा 6 सूबों की सरदेशमुखी देने का वायदा कर दिया। यह पेशवा बाजीराव की प्रथम सफलता थी और वह भी एक बहुत चालाक, साहसी और योग्य मुगल सरदार निजाम के विरुद्ध। 1721 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम को वजीर का पद दे दिया और वह दिल्ली चला गया, लेकिन वह मुगल बादशाह के दरबार में वजीर के पद पर सफल न हो सका और 2 वर्ष पश्चात वह मुगल बादशाह को बताए बिना दक्षिण की ओर रवाना हो गया। तब मुगल बादशाह
मोहम्मद शाह रंगीला ने नाराज होकर मुजाबिर खां को निजाम के दक्षिण पहुंचने से पहले ही दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस स्थिति में निजाम ने छत्रपति साहू से सहायता मांगी और 1719 ईस्वी में मराठों एवं मुगलों के बीच संधि को उसने पूर्णतः स्वीकार कर लिया। छत्रपति साहू ने संतुष्ट होकर पेशवा बाजीराव को निजाम की सहायता करने का आदेश दिया। 1724 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मराठा सेना एवं निजाम की सेना ने मिलकर दक्षिण के मुगल सूबेदार मुजाबिर खां को सकरखेड़ा के युद्ध में परास्त कर दिया और दक्षिण के सूबों पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप नाराज मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने निजाम से वजीर का पद एवं मालवा एवं गुजरात की सूबेदारी छीन ली। इस प्रकार निजाम दक्षिण में सीमित हो गया और उसने दक्षिण में अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया। ऐसी स्थिति में मराठों से उसका संघर्ष स्वाभाविक हो गया। पेशवा बाजीराव निजाम के प्रति सदैव शंकित रहा। उसने प्रतिनिधि श्रीपत राव एवं सेनापति त्र्यंबक राव को पेशवा बाजीराव के विरुद्ध भड़काया और कोल्हापुर के मराठा शासक संभाजी द्वितीय को इस बात के लिए उकसाया कि वह छत्रपति साहू के विरुद्ध चौथ एवं सरदेशमुखी की मांग करे। अपने इन सभी षड्यंत्रों में निजाम सफल रहा। निजाम के भड़काने से संभाजी द्वितीय ने छत्रपति शिवाजी के राज्य की सीमाओं का आधा भाग साहू से मांगा और दक्षिण के छह सूबों की चौथ एवं सरदेशमुखी पर भी अपने अधिकार का दावा किया। इन सब कारणों से पेशवा बाजीराव की कठिनाइयां बढ़ गईं, परंतु बाजीराव ने अपने साहस एवं कौशल से इन सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। 1726 ईस्वी में जब पेशवा बाजीराव कर्नाटक विजय के लिए गया हुआ था, उसकी अनुपस्थिति में निजाम ने संभाजी द्वितीय की सहायता से साहू के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। इस समय छत्रपति साहू की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। 1727 ईस्वी में पेशवा बाजीराव कर्नाटक से वापस आ गया। इस अवसर पर बाजीराव ने सेनापति की योग्यता का परिचय देते हुए फरवरी 1728 ईस्वी में निजाम की सेनाओं को घेर लिया और निजाम को ऐसी कठिन परिस्थिति में डाल दिया कि उसने बिना युद्ध किए ही संधि कर ली। यह बाजीराव की महान विजय थी। 6 मार्च 1728 की मुंगी शिवगांव की संधि की शर्तें निम्न प्रकार थीं। दक्षिण के 6 मुगल सूबों का प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्य मराठों के द्वारा किया जाएगा। पुणे, बारामती, खेड़, पालेगांव आज जो स्थान निजाम ने छीन लिए थे वह पुनः छत्रपति साहू को दे दिए जाएंगे। निजाम कोल्हापुर के शासक संभाजी की कोई सहायता नहीं करेगा। संभाजी को कोई नई जागीर नहीं दी जाएगी। संभाजी ने जो चौथ वसूली कर ली है वह छत्रपति साहू को दी जाएगी। स्वराज चौथ व सरदेशमुखी के पूर्व प्रदत्त पट्टों की पुष्टि की जाएगी। निजाम छत्रपति साहू को दक्षिण की चौथ एवं सरदेशमुखी देने को तैयार हो गया। निजाम ने छत्रपति साहू को मराठा राज का प्रमुख मान लिया और संभाजी का समर्थन करना छोड़ दिया। महाराष्ट्र में छत्रपति साहू एवं कोल्हापुर के शासक संभाजी के बीच अधिकारों के लिए चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया। निजाम का मान मर्दन हो गया और उसकी शक्ति कम हो गई। दक्षिण में छत्रपति साहू की स्थिति पहले की अपेक्षा दृढ़ हो गई। छत्रपति साहू एवं पेशवा बाजीराव के संबंधों में प्रगाढ़ता आ गई। पेशवा बाजीराव छत्रपति साहू के दरबार में प्रतिनिधि श्रीपत राव को प्रभावित करने में सफल हो गया। पेशवा बाजीराव की सफलता ने छापामार युद्ध की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। पालखेड़ विजय से पेशवा बाजीराव ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया एवं मराठा सरदारों एवं सेना नायकों का अपना एक दल संगठित कर लिया तथा मराठा राज में कुशल नेतृत्व के लिए अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। अब पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत में मराठा राज का विस्तार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया एवं उसका अगला लक्ष्य उत्तर भारत के मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण कर जीतने का था, जिससे कि वह मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में विस्तार कर सके। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने की आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।